हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। भारत की जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का मुख्य कारण अक्षांशीय अवस्थिति होता है। कौन सा कारक होता है? अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति यदि दक्षिणी अक्षांश है तो वो अधिक गर्म हो सकता है और उत्तरी अक्षांश है तो वो अधिक ठंड हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, अक्षांशीय 0 डिग्री पर अक्षांश पर बहुत गर्म होता है और 90 डिग्री अक्षांश पर बहुत अधिक ठंड होता है। तो ये अक्षांशीय पर निर्भर करता है कि किसी देश की जलवायु कैसी होती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक से संबंधित शब्द है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, जो कि गोल गोल चारों तरफ से पूरे पृथ्वी पर खींची गई है। और अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। एन का मतलब होता है नियरेस्ट फ्रॉम सी, समुद्र के निकट। डायरेक्शन। डी का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। एफ यानी फॉरेस्ट। ओ यानी ओशियन करेंट, यानी जो समुद्र है, समुद्र की धाराएं किधर चल रही है, समुद्री जल धाराएं। और आर है जो रेनफॉल, वर्षा को दर्शाती है। एम माउंटेन, पहाड़ को। और एस सॉइल या मिट्टी को बताती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर कुछ इस प्रकार से जाएगा। दक्षिण पश्चिम, ये हमारा भारत है, तो दक्षिण पश्चिम इधर होता है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व यहाँ, यानी हवाएं इस तरह से इस तरह की ओर चलेगी, इस तरह से। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो ठंडी के समय भारत में बहुत कम ही जगह पर बारिश देखने को मिलती है। यदि उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में पंजाब, जबकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ठंडी के समय वर्षा होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट में हो गया जैसे कि मुंबई हो गया, आपको गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, केरल, ये सब पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट में आ गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बांग्लादेश, ये सब पूर्वी। और मेघालय सबसे पूर्वोत्तर श्रेणी है। तो सबसे अधिक वर्षा इन श्रेणियों पर होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण यानी कि गर्म जलवायु, यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल की ओर से आती है और अरुणाचल प्रदेश की ओर चली जाती है, उस प्रकार की जलवायु से सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। इस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप को ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी भारत महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है कौन सी धारा? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। होता क्या है कि जो हिंद महासागर है, जब हिंद महासागर का पानी गर्म होता है तो हम जानते हैं कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, तो वो हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसके कारण होता है क्या कि उस जगह को भरने के लिए कहीं और से हवाएं उस ओर आती है। तो हिंद महासागर की ओर जो हवाएं आती है वही हवाएं पूरे भारत में फैल जाती है। अगला है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें देख लेते हैं। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। उत्तरी और दक्षिणी दोनों का मतलब है 0 डिग्री से उत्तर में भी बहती है व्यापारिक पवन और 0 डिग्री से दक्षिण में भी बहती है, लेकिन ये 0 से 30 के बीच ही बहती है। ये पवनें उपोष्ण उच्च दाब और उष्णकटिबंधीय 35 NS यानी नॉर्थ, NS का मतलब हो गया NS, और वायुदाब विषुवतीय निम्न वायुदाब 0 डिग्री से 5 यानी नॉर्थ साउथ।
यानी दक्षिण पूर्व 35 डिग्री दक्षिण पूर्व से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध 0 से 5 डिग्री दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। लू के बारे में हम जानते हैं कि उत्तरी भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवने लू होती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों की स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी या चाय वर्षा कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो असम पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5 वर्गों में। कोपेन एक संस्था है जो जलवायु को निर्धारित करती है। जलवायु निर्धारण के आधार हैं। क्या क्या आधार है जलवायु का निर्धारण? पहला, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। उस देश का तापमान जितना अधिक या जितना कम होगा उसी अनुसार उस देश का जलवायु होगा। दूसरा, वार्षिक एवं मासिक वर्षा। अब देखा जाता है कि उस देश में बारिश कैसा होता है, वो एक साल पर होती है या महीने महीने पर होती है। और तीसरा आधार है वनस्पतियाँ। वहाँ की वनस्पतियाँ क्या है? रेगिस्तानी इलाकी है या पतझड़ वन है या बहुत बड़ा जंगल है, तो इस पे निर्धारण करता है वहाँ की जलवायु। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश ये देख लेते हैं। शुष्क वायु प्रदेश कहाँ कहाँ है? तो गोवा के दक्षिण में भारत और भारत के पश्चिम में, यानी गोवा के दक्षिण में कर्नाटक है और भारत के पश्चिम में गुजरात है। यानी पश्चिमी तट पर AMW संकेत चलते हैं। ये पूछा भी गया क्वेश्चन, AMW कहाँ का वायु संकेत है? तो ये है गोवा या पश्चिमी भारत का संकेत। वहीं यदि शुष्क ग्रीष्म पवन देखा जाए तो ये तमिलनाडु या कोरोमंडल का तट है, यानी भारत का दक्षिणी का तट है ये कोरोमंडल, जिसे AS से सूचित किया गया। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग है, जिसे AW से सूचित किया गया, जो बिहार का भी है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसे उत्तर पश्चिम गुजरात यानी कि देखा जाए तो जो पाकिस्तान से लगे गुजरात है, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में है। कौन सा बहती है? BSHW ये संकेत हैं। ये बीच में जो दिए गए हैं ये आपको संकेत दिए हुए, जलवायु का संकेत। डायरेक्ट पूछा जाता है कि CWG जलवायु किस क्षेत्र को निर्देश करता है? तो CWG के जलवायु हो जाता है शुष्क शीत ऋतु, जो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकार क्षेत्र को सूचित करता है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु ये DFC से सूचित किया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में है। ध्रुवीय तुल्य जैसे ई से सूचित किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। टुंड्रा जलवायु ये ET से सूचित किया जाता है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में है। अब देख लेते हैं ITCZ क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्य विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। जो हमारा 0 डिग्री देख रहे हैं, 0 डिग्री के ऊपर में ही ITCZ है। वस्तुतः यह एक दोलामाइन पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। यानी देखा जाए तो ITCZ जो है बहुत गर्म क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून के बौछार से जो कर्नाटक में कॉफी वर्षा होती है। आम्र वर्षा मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। आम्र वर्षा यानी केरल और तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः कब से कब तक होता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो केरल से जाती है अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये जून से सितंबर। तो हमारे भारत में देखते हैं कि जून से मानसून हमारे भारत में लगभग
प्रवेश कर जाती है और जून से सितंबर इस कारण से बहुत अधिक गर्म भी हो जाता है और बारिश का समय भी जून से सितंबर के दौरान होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में, क्योंकि हम जानते हैं जब हिंद महासागर से हवाएं चलेगी तो सबसे पहले भारत के दक्षिणी छोर पर प्रवेश करेगी और वहाँ पे केरल राज्य स्थित है, इसीलिए मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। नार्वेस्टर, भारत में नार्वेस्टर की उपस्थिति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में वहाँ मानसून पाया जाता है, जो कि भारत में ठंडी का समय माना जाता है, इसलिए पूछा गया है भारत में ठंडी के समय बारिश कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में। और उत्तर में देखे थे हम पंजाब में। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना, ये सब है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। यदि ये सब ना हो तो भारत के मानसून को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि जब पवनें तमिलनाडु की तरफ से आती है, केरल की तरफ से आती है, हिमाचल पर हिंद महासागर की हवाएं जब उत्तर की ओर बहती है तो ये आगे बढ़ते हुए जाती है और आगे न जाकर ये तिब्बत के पठार से ही टकराकर वापस भारत में लौट आती है। इस कारण से भारत में मानसून सबसे अधिक होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से पहले सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है कौन? तो ये तमिलनाडु है। उत्तरी पूर्वी कहने का मतलब है ये चाइना या अरुणाचल प्रदेश की तरफ से हवाएं जो आती है वो इधर की ओर आती है, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो बारिश होती है वो सबसे अधिक होती है तमिलनाडु में, क्योंकि जब उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं उठती है तो वो दक्षिण पूर्व की ओर चलती है और दक्षिण पूर्व के रास्ते में ही हिंद बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं शुष्क होती है पहले, लेकिन बाद में यही हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती है और जाकर तमिलनाडु में बारिश होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होता है, जो सबसे अधिक माना गया है। औसत वार्षिक है 200 मिलीमीटर होती है, जो जम्मू कश्मीर और पश्चिम में होता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, अमृतसर शिमला, किंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो इनकी ऊंचाइयों में अंतर है। इनकी ऊंचाइयों में अंतर क्या है? शिमला थोड़ा अधिक ऊंचाई है जबकि अमृतसर हल्का नीचे है, इसलिए शिमला में थोड़ा मानसून की उपस्थिति ज़्यादा नज़र आती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया गया? दैनिक तापांतर कहने का मतलब है एक दिन में ताप का अंतर सबसे अधिक हो, यानी एक यदि 0 डिग्री है तो एक हो जाएगा 50 डिग्री, तो ताप का मात्रा सबसे अधिक अंतर हो जाएगा। तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें दिन का तापमान तो बहुत अधिक लगभग 50 डिग्री भी हो जाता है और यदि रात का तापमान देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, फिर भी 17-18 डिग्री तक चले जाता है। तो इस तरह से तापांतर भारत के सबसे अधिक देखा जाए तापांतर तो राजस्थान राज्य में। भारत में मानसून के प्रकोप के लिए सबसे उत्तरदायी माना जाता है किसको? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। जो पूर्वी जेट प्रवाह है इसी को मेन माना गया है भारत में मानसून के लिए। चलिए अब आ जाते हैं भारत में वर्षा का वितरण। अब देखते हैं कि बारिश जो मानसून शुरू होती है तो ऐसा क्यों होता है, किसी राज्य में घनघोर बारिश हो रही है, किसी राज्य में मात्र केवल बूंदाबांदी हुई है और किसी राज्य में पूरा बाढ़ ही आ गया। तो देखते हैं ये वितरण कैसे होता है, आखिर प्रकृति इसको बांट कैसे देती है वो बारिशों को। तो पहले देख लेते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में हम जानते हैं वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत अधिक है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, यानी हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे पहला अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे हो गया पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उत्तर हिमालय क्षेत्र, मेघालय के पहाड़ियाँ हो गया, अधिक वर्षा होती है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खांसी और जयंतिया पहाड़ी, खांसी और जयंतिया पहाड़ी में, जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में निकटता पूर्व लगभग घाटियों में निकटवर्ती पहाड़ियों पर लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहीं यदि मध्य वर्षा क्षेत्र यदि देख लेते हैं तो ये हो गया गुजरात के दक्षिणी भाग एवं पूर्वी
एवं पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित प्रायद्वीपीय एवं झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश उप हिमालय के साथ लगा हुआ है। गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। तो सबसे अधिक हम बारिश देख लिए कहाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी और उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र देख लिए। यानी देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र जितने भी तटवर्ती क्षेत्र है अधिकांश पश्चिम के, पूर्वी का कोई तट नहीं है। उसी में यदि मध्यवर्ती में देख लिए तो मध्यवर्ती में आ गया गुजरात का दक्षिण हो गया, पूर्वी तमिलनाडु का पूर्वी आ गया यानी पूर्वी तट पे हो गया, उड़ीसा भी पूर्वी तट पे आता है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप भी आ गया, झारखंड भी पूर्वी तट पे है और बिहार भी पूर्वी तट पे है, पूर्वी मध्य प्रदेश उप हिमालय से लगा हुआ। यानी देखा जाए तो मध्य वर्षा का क्षेत्र है जो भी हमारे भारत का पूर्वी तट से लगा हुआ राज्य है या पूर्वी तट के साथ जो यहाँ पर लगा हुआ है वहाँ मध्य वर्षा होती है। जबकि न्यून वर्षा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात एवं दक्कन वाला क्षेत्र है जो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच है। न्यून वर्षा यहाँ क्यों होती है, भारत के बिल्कुल बीच में, यह न तो पूर्वी तट पे और न ही पश्चिमी तट पे, तो बीचों बीच में होने के कारण यहाँ मानसून बहुत देर से पहुँचता है। यह पहुँचती भी है तो वहाँ तक जाते जाते नमी लगभग समाप्त हो जाती है, इसलिए मध्य भारत में बहुत कम वर्षा होती है। तो न्यून वर्षा का क्षेत्र ये हो गया। अब अत्यल्प देख लेते हैं, यानी न के बराबर। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी भारत के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की लगभग न के बराबर बारिश होती है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश ही कहा गया। वृष्टि छाया कहने का मतलब है कि वहाँ तक वायुमंडल पहुँचती तो है लेकिन वहाँ जाते जाते उस वायुमंडल के अंदर से वो नमी ही खत्म हो जाती है जो नमी वहाँ पर बारिश का कारण हो सकती थी, जिस कारण से वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। ये और अधिकांश ऐसे क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश बहुत गर्म होता है, कर्नाटक हो गया काफ़ी गर्म प्रदेश है और महाराष्ट्र हो गया काफ़ी गर्म राज्य है, लद्दाख भी है और पश्चिमी राजस्थान है। अब देख लेते हैं जेट स्ट्रीम नीचे। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाले एक धारा का नाम है। यानी क्षोभ मंडल पर भी धरातल में धाराएं चलती रहती है जो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर चलती है, इसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। मिट्टी, चलो मृदा भी देख लेते हैं क्योंकि उसमें पीछे देखे थे बहुत कम था। जलवायु का ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब देख लेते हैं जलवायु के बाद भारत की मृदा देख लेते हैं। भारत की मृदा मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी गई है, तो भारत की मृदा मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गई है। कौन कौन, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मृदा। तो लगभग 8 भागों में बांटा गया है भारत की मिट्टी को। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका अर्थ होता है फर्श। सॉइल का मतलब होता है फर्श या जमीन कह सकते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हर किसी के एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या एनटीपीसी हो, किसी के भी एग्जाम में। कछाड़ी मिट्टी पूछा भी गया है यदि परसेंटेज में लगभग कितना है, तो लगभग 40 से 45% जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। अब आ जाते हैं रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, काली मृदा के नाम से। रेगुड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, महाराष्ट्र में है। मालवा पठार किस मृदा की अधिकता है, तो काली मिट्टी सबसे अधिक होता है। वहीं यदि काली मिट्टी को स्वतः जोताई वाली भी मृदा कहा जाता है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भारत के किस राज्य में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी को स्वतः जोताई की मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नमी को
आवश्यकता से अधिक सोख लेती है, और जब इसमें से नमी कमता है तो ये अपने आप टूटकर भुर-भुर हो जाता है, इसलिए इसको हम स्वतः जोताई की मिट्टी कहते हैं। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग है वो किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड, जबकि लाल रंग जो होता है लोह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटराइट एक ऐसा मृदा होती है जो लगभग खेती न के बराबर होता है, तो इन राज्यों में लेटराइट मिट्टी को होता है, जिसे हम बंजर भूमि भी कह सकते हैं, जैसे केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर कुछ यूनिक खेती किया जाता है जहाँ धान और गेहूँ नहीं उगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि केरल मसालों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी मसालों से के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो केरल ने अपनी कमी को ही अपने फायदे के लिए उपयोग किया है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वरक यानी इनफर्टिल हो रही है? तो लोहा अधिक मात्रा होने से लेटराइट मिट्टी है जो अनुपजाऊ हो रही है। मृदा की क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालवा क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी। बलुई या दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है? तो चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो ये मुख्य पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि यदि हमको मृदा की उर्वरता बढ़ाना है लेकिन हमको खाद भी यूज नहीं करना है, कोई टेक्निक यूज करना है, तो दलहन फसलें लगा लीजिए, अपने आप मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी, क्योंकि दलहनी फसलें जो है अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का उत्पादन करती है, जो नाइट्रेट में बदलकर पौधों को मिलता है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है लाल और पीली मृदा में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंबल घाटी। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन से हुआ है चंबल घाटी का निर्माण। अब ये क्या है चंबल घाटी? तो ये कुछ ऐसा है कि ये एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा मान लेते हैं पहाड़ है, और यहाँ पे नदियाँ कुछ इस प्रकार से बहते आई है पहाड़ के ऊपर से, जिस कारण से ये नदियों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ बना दी गई है। ये जो घाटियाँ बन गई है उबड़ खाबड़, इसी को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयोग है? लेटराइट मिट्टी। दोमट मृदा कौन कौन से कण पाए जाते हैं? खाद, मृत्तिका और रेत पाए जाते हैं दोमट मृदा में। भारत की मृदाओं के किस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता। हमारे भारत में जितने भी मिट्टी है उन सब में एक चीज़ की कमी है, वो क्या है? जस्ता। पूछा गया है क्वेश्चन ये भी कि हमारे भारत की मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो वो है जिंक या जस्ता की कमी। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगोर मिट्टी। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जबकि क्वेश्चन उल्टा आया था। इसमें पूछा गया था कि बताइए गंगा के मैदानों की नई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी मिट्टी को तो बांगड़ कहते हैं, लेकिन नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम चूना का प्रयोग किया जाता है। लाइम चूना ये क्या करता है? वो अम्लीय मृदा को क्षारीय में बदलता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर राज्य में। लेकिन यहाँ क्या है, एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पर अम्लीय नहीं, हर जगह क्षेत्र अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में ठीक अपोजिट हुआ है, यहाँ का मृदा क्षारीय हो गया है। सब जगह का देख रहे हैं कि अम्लीय मृदा होता है, अम्लीय मृदा, जिसको हम क्षारीय बनाने के लिए चूना लाइम का यूज करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, वहाँ की मिट्टी क्षारीय मृदा पाई जाती है सबसे अधिक। कारण क्या है? सबसे अधिक सिंचाई के कारण। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का नीला रंग क्यों होता है? जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम सबसे अधिक है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। अब देख लेते हैं पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 यदि है तो वो मिट्टी कैसा हो जाएगा? तो वो मिट्टी कहलाएगी
अम्लीय है। यदि 1 से 6 यदि पीएच मान है, पीएच मान 1 से 6 तक है तो वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। लेकिन वही यदि 7 है तो उसको हम उदासीन मिट्टी कहेंगे। लेकिन यदि 8 और 14 के बीच हो जाएगा तो ये क्षारीय मिट्टी कहला जाएगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक वन संपत्तियाँ। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट में देख लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम